नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाई 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, मैं आज आपको लेके चलता हूँ कोलकाता, वेस्ट बंगाल, साल 2005 में। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं, शेयर किए हैं, उनका नाम संजय है, संजय कुमार। वैसे तो उनका पूरा परिवार, उनका जन्म स्थान बिहार ही था, लेकिन उनका जो पिता थे कोलकाता में ही रहते थे, फूल बेचने के काम करते थे। वो हावड़ा के पास एक फूल मंडी और वहाँ से फूल खरीद कर ले आते। फूल उनका जो पूजा करने वाला होता था वो भी खरीदता था, और जो कि कोई पार्टी शार्टी में कार पर लगाने के लिए मैंने तरह तरह का उन फूल रखते थे। जो जैसा खरीदना चाहे वो बेचा करते थे। लेकिन उनकी मौत के बाद अब वो काम रुक सा गया था, लेकिन ज़्यादा दिन रुका नहीं। उनके दो बेटे, एक का नाम संजय और एक का नाम श्रीनाथ। जो श्रीनाथ थे ना वो बड़े थे, और जो संजय थे ना वो छोटे थे। दोनों उनके बच्चे ने ये काम संभाल लिया था। और फिर जैसा उनका पहले काम चलता था, जो उनके पास में पुराने ग्राहक थे वो धीरे धीरे सब लौट आए थे, काम चल पड़ा। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू से शुरुआत करते हैं। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है संजय, श्रीनाथ का छोटा भाई। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, मेरे साथ में घटा था, और तब मैं समझ नहीं पाया था कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन महसूस कर रही थी, महसूस करा रही थी। लेकिन उस टाइम मैं समझना चाहता भी नहीं था, और न मैं समझ सकता था। उस कंडीशन में नहीं था। मुझे तो लगता था कि नहीं, ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मैं नकार देता था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरे कानों को सुना हुआ भ्रम है। आंखों से तो मैं तब तक देखा नहीं था। जब तक मैं देखा नहीं, उन शक्ति पर मैं विश्वास कभी कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन जब उस चीज़ को देखता हूँ अपने ही घर में, और तब मुझे यकीन करना पड़ जाता है कि वास्तव में प्रेतात्माएं होती हैं। मुझे और आपको नज़र नहीं आती, लेकिन जब उनको कोई ज़रूरत पड़ती है ना, तब आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ऐसा ही मेरे साथ में हुआ था। मेरे फूलों का दुकान ठीक ठाक चल रही थी, और मेरा जो बड़े भाई थे श्रीनाथ, वो गांव जाने की तैयारी में थे। गांव में 1-1.5 महीने के लिए अब वो जाते थे। शादीशुदा थे, परिवार वहीं पर था, और थोड़ा सा खेत गृहस्थी का भी काम था, तो वो भी देख रेख करना जरूरी था। गांव में बहुत सारा काम जो निपटा के आते थे हर साल, और ख़ास करके गर्मी के टाइम में। और उस टाइम जो फूलों का काम है थोड़ा मंदा भी हो जाता था। अब इसके बाद उस रात को मैं अपनी बाइक, हमारे पास में बाइक थी, दोनों भाई, कभी हम फूल लेके आते थे हावड़ा के मंडी से, फूल मंडी से, उसी पर पीछे बांध करके। और कभी हम थोड़ा बहुत इधर उधर अपने रिश्तेदारों के पास घूम भी लेते थे। जब मेरे भैया जाने के लिए तैयार होते हैं ना, रात की ट्रेन पकड़ने के लिए, मैं उनको बिठाकर अपने बाइक पर ही हावड़ा स्टेशन आता हूँ। और जब वो ट्रेन आती है, थोड़ा लेट होती है, तब तक रात के 11:15 के आसपास का वक्त हो चुका था। मैं उनको ट्रेन में बिठा देता हूँ, और तब तक मैं वहीं खड़ा रहता हूँ कि जब ट्रेन चलेगी तब मैं प्लेटफार्म से निकलूँगा। वाकई में जिस गेट के पास में खड़ा था, भैया वहीं पर मेरे से बातचीत कर रहे थे। कुछ मुझे बात समझा रहे थे कि देखो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। अगर कोई तुमसे 2 पैसा कम दे रहा है ना, तो उससे लड़ाई मत करना। सब पुराने ग्राहक है, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। वो जानते थे कि थोड़ा मेरा पारा हाई हो जाता है, वो सब कुछ समझते थे। और वही मुझे समझा रहे थे कि देख छोटे, लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा नहीं है, तू अपना दिमाग शांत रखना। 1-1.5 महीने की बात है, अब फिर मैं लौट के आ जाऊंगा। फिर दोनों भाई आराम से दुकान को संभालेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब मैं वही सब बात कर रहा था अपना भैया से, मुझे समझा रहे थे। और तब तक ट्रेन सीटी मारती है, चल देती है। जब ट्रेन का पहिया घूमता है और जब वो बोगी आगे की ओर बढ़ती है, तो मेरे कदम भी अब आगे की तरफ बढ़ते हैं जिधर ट्रेन जा रहा था। मैं उस टाइम तक भैया के साथ में रहना चाहता था, जब तक वो नज़र आ रहे थे।
अब भैया भी गेट पर खड़े थे। अब मैं उनसे बात तो नहीं कर रहा था क्योंकि ट्रेन चल चुकी थी, वो भी चुप हो गए थे। बस वो मेरी तरफ देख रहे थे, अब मैं उनकी तरफ देख रहा था। एक अकेलापन थोड़ा सा महसूस होने लगा कि भैया चले जाएंगे, फिर मैं अकेले हो जाऊंगा, अकेले में क्या क्या करूंगा। वही मेरे में जो चिंता समाई हुई थी, मैं उसी बात को सोच रहा था। भैया जब साथ में थे तो मुझे किसी बात का टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब सब जिम्मेदारी दुकान से लेके घर तक का मेरे ऊपर में आ चुकी है। और उसी टाइम भैया कहते हैं कि छोटे तू लौट जा, ट्रेन अब स्पीड थोड़ा पकड़ने लगी थी। और तब मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक भैया, हाथ हिलाता हूँ, बाय बाय करने लगता हूँ। उसी टाइम में ऐसा लगता है कि उसी बोगी से जहाँ पर भैया खड़े हुए थे गेट पर, कोई जल्दी से उतरा हो। एक ऐसा हवा का तेज बहाव मेरे से आकर के टकराया। मैं तो लड़खड़ा गया था, जैसे कोई आकर के मेरे से टकरा गया हो। वैसी ही फीलिंग, खुशबू एक ऐसी ही मेरे को नाक में मिली थी, क्योंकि मैं फूलों का काम करने वाला था। खुशबू को तो मैं दूर से पहचान सकता था। वो गुलाब की जैसी खुशबू थी। मैं एक नज़र में पहचान चुका था, समझ चुका था। वो शायद गुलाब का इत्र जो भी था लगाए हुए था। मैं हड़बड़ा जाता हूँ, अपने आप को संभालता हूँ। और तब तक ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी। अब भैया अभी भी गेट पर खड़े होकर के मुझे देख रहे थे, शायद चिल्ला के कह रहे थे कि संभल जाए संभल ले। जब मैं लड़खड़ा रहा था, शायद उनको लगा कि गलती से मेरा पैर इधर उधर हो चुका है, वो चिल्ला रहे थे। और तब तक ट्रेन स्पीड फुल पकड़ लिया था। वो तो अब नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं उस घटना को मामूली घटना समझा था। कुछ देर तक तो मैं इधर उधर देखता रहा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ मेरे से टकराई जो गुलाब की खुशबू मुझे नाकों में महसूस करा रही थी। कौन हो सकता है? कोई इंसान तो मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं उस टाइम कुछ भी देख नहीं पाया, ना कुछ समझ पाया। अब लेट हो रहा था, मुझे भी घर लौटना था। तो पार्किंग में जाता हूँ, अपनी बाइक स्टार्ट करके और सीधा अपना मोहल्ले की तरफ बढ़ने लगता हूँ। मैं कुछ देर के बाद बाइक चलाते हुए चलता जा रहा था। अचानक ऐसा लगने लगा कि मेरी बाइक पर कोई और बैठा हुआ है। मैं जो बाइक था ना चलाता रहता था, मुझे महसूस होता था सिंगल सवारी में अब कितना वजन है, बैलेंस बनाने में अब थोड़ी कठिनाई होने लगी थी। मुझे लगा कि ये बाइक भारी हो चुकी है। मैं जो हैंडल पकड़ रखा था ना, तो मुझे आइडिया हो जाता था, जब भैया बैठते थे तो मुझे कस करके हैंडल पकड़ना पड़ता था। वैसी मेरी बाइक थी, अगर पीछे वजन हो जाता था तो थोड़ा डगमगाने लगती थी। वैसे ही मेरे साथ में होने लगा। और वो गुलाब के इत्र का जो खुशबू था, रह रह करके जब उल्टा हवा चलता था और मैं स्पीड में थोड़ा कम कर देता था, तब मुझे महसूस होता था। मुझे लगा कि मैं तो खुद फूलों का काम करने वाला हूँ, गुलाब के फूलों के साथ खेलता रहता हूँ, कलिया का गुच्छा बनाता रहता हूँ, तो उसी की खुशबू होगी। मैं खामखा अपने ऊपर में शक कर रहा हूँ। लेकिन उस टाइम में ना बाइक पर मुझे कोई महसूस कराया था, लेकिन दिखाई नहीं दिया था। मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ, थका हुआ था। खाना पीना तो हम दोनों भाई खा करके ही गए थे। मैं जब उनको छोड़ने गया था, इसके बाद अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाता हूँ। मेरी नींद खुलती है ना, तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन कमरे के अंदर में भीनी भीनी खुशबू जैसे गुलाब का इत्र का मुझे महसूस करा रही थी। हालांकि हमारे घर में फूलों का कोई काम नहीं था, मेरा अलग दुकान थी फूलों की। और हमारे घर में जो खुशबू आ रहा था ना, मैं वो जब महसूस करता हूँ तो थोड़ा अचंभा तो ज़रूर होता है। लेकिन मुझे लगा कि ना, ये मेरे कपड़ों से, क्योंकि मैं रात दिन फूलों से खेलता रहता हूँ और इसी वजह से मेरे कपड़ों से ही आ रही, और कोई बात नहीं है। मैं उस टाइम भी अब जो भी सोच रहा था, मैं उसको अब इग्नोर कर देता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। मेरे मन में कुछ अलग ख्याल चल रहा था। भैया बताते थे, जब हम लोग सोते थे ना, तो मैं उनसे कहानियाँ सुना करता था। तो कभी कभी वो भूत प्रेत की कहानियाँ सुना देते थे। जो हमारा गांव था, वहाँ के आसपास में घटी हुई कोई घटना होती थी। और वो बताते थे कि देखो छोटे, ऐसा भी होता है, जब कोई चुड़ैल, कोई प्रेतात्मा आसपास से गुजरती है ना, तो एक हवा का झोंका का एहसास होता है, जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका
अचानक तुम्हारे पास में आ गया, ऐसा तुम्हें महसूस होगा। और नहीं तो कुछ ऐसी खुशबू होती है जो लोगों को एहसास कराती है कि उसके आसपास में कोई न कोई आत्माएं हैं। जहाँ पर खुशबू का एहसास होना, तो समझ जाना वो आत्माएं तुम्हारी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो आत्माएं खतरनाक नहीं होती है। हाँ, जहाँ पर सड़न का बदबू आता हो, वो समझ लो कि तुम्हारे पास में वैसी एक आत्मा है जो बहुत ही खूंखार है। उसके शरीर से ऐसा ही खुशबू फूट रहा है जैसे वो सोच रही है, वो करने वाली है लोगों के साथ में, मतलब बुरी आत्मा है। अब भैया ये सब मुझे कहानी बताया करते थे, इसमें सच्चाई कहाँ तक था ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन उस टाइम जब ये मेरे साथ में घटना घटी थी ना स्टेशन पर, तो वही बात मैं समझ रहा था कि ऐसी ठंडी हवा का झोंका था, और वो हवा का झोंका मुझे धकेल ही दिया था। ऐसा लगा था कि मेरे शरीर से कोई टकरा गया हो, ऐसा एक पल के लिए महसूस हुआ था। और वो गुलाब वाली खुशबू, वो तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। और वही खुशबू जब मैं सुबह उठता हूँ तो पूरे घर में मुझे महसूस होती है, तो मन थोड़ा अशांत तो हो ही जाता है। लेकिन सुबह हो चुका था और मैं अपने जो नित्य कर्म था उस काम में लग जाता हूँ, दुकान पर भी जाना है। और उसके बाद सारा दिन तो मेरा दुकान पर ही बीतता है। जब रात के 9 साढ़े 9 हो जाता है ना, तब मैं अपनी दुकान बढ़ाता हूँ। और उस बीच में सैकड़ों लोगों से मिल चुका होता है, कई लोगों को फूल बेच चुका होता है, कोई गुलाब का फूल, कोई और किस्म का फूल, जिसका जो डिमांड हो वो मैं देते रहता था। अब मैं अपने घर लौटता हूँ रात के टाइम में। मैं होटल से खाना लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं खाना बना नहीं सकता था। मुझे बनाने में आता तो था थोड़ा बहुत, लेकिन आलकस आ रही थी अकेले को खाना बनाना। अगर भैया होते ना तो मैं ज़रूर उनके हाथ बटाता, और वो भी मेरे हाथ बटाते। हम दोनों मिलकर के खाना भोजन बना लेते थे, चाहे वो नॉन वेज हो या वेज हो। लेकिन हमेशा हम वेज ही खाते थे। नॉन वेज कभी कभी जब भैया कहते थे कि छोटे आज बड़े दिनों के बाद इच्छा हो रही है, जा नॉन वेज ले आ, तब मैं नॉन वेज लेकर आता था, बनाता भी था। लेकिन उस रात मुझे नॉन वेज खाने की इच्छा हो रही थी। मेरा मन थोड़ा बेचैन हो रहा था। मुझे लगा कि भैया तो है नहीं, नॉन वेज मैं तो बना नहीं सकता, और क्यों ना ऐसा करूं कि होटल से ले आऊं। एक ही पेट है मैं खाने वाला, मैं ज़्यादा किस लिए लाता, अपने हिसाब से लेकर आ जाता हूँ रोटी और नॉन वेज। मैं अपने घर में बैठ कर के आराम से, हम लोग ज़मीन पर ही भोजन करते थे बैठ कर के। हमारे घर में ना कोई ऐसा कुछ था कि हम कुर्सी टेबल पर बैठ कर के भोजन कर सकें। हमारे घर में ऐसा रिवाज ही नहीं था, आज भी नहीं है। हम ज़मीन पर ही भोजन करते थे, आलती पालती मार करके, आसन बिछा करके। और वैसे ही हम थाली वाली सब अपना सब कुछ निकाल लेते हैं, पानी वानी रख करके। तभी जो एहसास होता है ना कि मेरे बगल से कोई दौड़ता हुआ और किचन के साइड में गया हुआ है। पहली बार मुझे ऐसा एहसास होता है, एक हवा का झोंका मेरे बगल से तेजी से गुजर जाता है, जैसे भैया ने बताया था, ठंडी हवा का झोंका। एक पल के लिए तो मैं एकदम कांप जाता हूँ। रात का मामला था, और वो जो हवा का झोंका था ना, वास्तव में ठंडा था। लेकिन अगले पल जब मुझे कोई दिखाई नहीं देता है ना, तो मुझे लगा कि अरे भाई, खिड़की खुली हुई है और ऐसा ही मौसम आजकल है, ठंडी हवा का झोंका बाहर से आ रहा होगा, इसमें अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। सामने भोजन है और भोजन हम करते हैं। और फिर मैं भोजन को अब एक तरह से इत्मीनान से कर लेता हूँ। तब तक उस घर में कुछ और चीज़ नहीं होती है। भोजन करने के बाद मैं आराम से अपने बिस्तर पर आ जाता हूँ। कुछ देर तक मैं किताब पढ़ने का शौक़ रखता था, किताबें पढ़ता था कहानियों का। और वही किताब पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। जब मुझे पता चलता है ना, तो मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ। कैसे पता चलता है? ऐसा लगता है कि जो किताब मेरे सीने पर रखी हुई थी, अचानक कोई उस किताब को उठा रहा हो, मेरे सीने से हटा रहा हो। मेरे हाथ उसी के ऊपर रखे हुए थे। जब ऐसा अनुभव होता है ना, तो मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ। तो वास्तव में वो किताब जो था ना, मैं जो पढ़ते पढ़ते सो चुका था, अब मेरे सीने पर नहीं था। सामने एक अलमारी थी लकड़ी की, वहाँ पर रखा हुआ था, जहाँ मैं किताब अक्सर रखा करता था।
उस जगह पर किताब वो रखी हुई मुझे मिली। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैं इस किताब को रखने के लिए नहीं गया था। मैं तो इस कहानी की किताब को पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते मैं सो चुका था। ऐसा मेरे साथ में हमेशा कभी कभी होता था। लेकिन आज जब ये मेरे साथ में होता है ना, तो मेरी नींद उड़ जाती है। मैं आसपास देखने लगता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी संकेत ऐसा नहीं मिलता है कि मेरे घर में कोई प्रेतात्मा हो। ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। हाँ, अनुभव तो मैं कर रहा था। मैं आपको बताया ना, इस सेशन से मैं अनुभव कर रहा था। लेकिन अभी तक मैं ऐसी कोई चीज़ को देखा नहीं था जिसको मैं मान लूँ कि हाँ, मेरे घर में कोई प्रेतात्मा आ चुकी है, मेरे पास में रहती है। बस महसूस जरूर कराई थी, लेकिन मैं अभी तक देख नहीं पाया था। खैर, फिर मैं अपने आप को संभालता हूँ। अरे, ये मेरा मन का वहम है। शायद मैं ही किताब अब उठा था, रख के आ गया होगा। मैं उस चीज़ को भी मान लेता हूँ। फिर सोने की कोशिश करता हूँ और नींद भी आ जाती है, लेकिन कुछ ही देर के लिए। और उसके बाद कुछ आवाज़ मुझे सुनाई देती है ना, तो मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ। जैसे लगता है कि जिस अलमारी पर किताबें रखी हुई थी, वो वहाँ से कुछ सामान गिरा है। और जो मैं देखता हूँ ना, मैं देखता ही रह जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक सुंदर सी सफ़ेद कपड़ा पहने हुए सलवार सूट जैसा, और उसी अलमारी के पास में जहाँ पर वो कहानी किताब थी, उसमें और भी कुछ सामान रखा हुआ था, वहाँ पर खड़ी हुई। और कुछ पुस्तक जो थी वहाँ पर कहानी की, कुछ और भी थी, उनको वो पढ़ रही थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं कई पल अपने आंखों को झपकाता हूँ, खोलता हूँ, बंद करता हूँ। ये मेरा मन का भ्रम है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो भ्रम नहीं था। बिल्कुल मेरे सामने में खड़ी हुई थी, खूबसूरत सी लड़की। ज़्यादा हाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक थी। लेकिन वो मुझे देख नहीं रही थी। शायद उसका पूरा ध्यान किताब के अंदर था। वो किताब के पन्ने पलट रही थी। शायद वो पढ़ रही थी। जब मैं देख लेता हूँ कि हाँ, उस जगह पर एक लड़की खड़ी है, जो मेरे घर में दरवाज़ा बंद है, खिड़की बंद है, तो आई कहाँ से? अब उस टाइम आप सोच सकते हैं कि मेरे ऊपर में क्या गुजरी होगी। मुझे तो लगा कि भैया जो कहानी बताया करते थे, वो कहानी मेरे सामने में सच हो रही है। ये प्रेतात्मा है, ये प्रेतात्मा है। अब मुझे ये संकेत दे चुकी थी। आज मैं उसको पहली बार देख रहा हूँ, और मैं डर चुका था कि ना जाने कैसी है भाई, ये मुझे मार डालेगी या मुझे जिंदा छोड़ेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता था। मैं अपने आंखें बंद करने लगता हूँ, लेकिन डर ऐसा शरीर में समाया हुआ था ना कि मैं बंद तो कर लेता हूँ, और फिर मुझे लगा कि कहीं वो मेरे पास में आकर के और मुझे गला ना दबा दे, मुझे मार ना दे। ऐसा डर तो लगता ही है। मैं दूसरे पल आंखें खोलता हूँ, और तब तक मैं देखता हूँ कि उसी जगह पर खड़ी और किताब के पन्ने पलट रही है। ना जाने कौन सी पुस्तक को पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी, ये तो मुझे मालूम नहीं था। शायद उसको एहसास हो चुका था कि मैं जग चुका हूँ, और वो मुड़कर देखती है मेरी तरफ में। और उसी पल में अपनी आंखें बंद कर देता हूँ। मन ही मन सोच लेता हूँ कि संजय बेटा, आज तो तू गया, आज तू बचेगा नहीं अपने ही घर में। जैसे भैया बताते थे ना, वैसी प्रेतात्मा आ चुकी है। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। आंखें तो अब ऐसा लगता है कि मैं दोबारा खोल नहीं पाऊंगा। लेकिन जब मेरे को कुछ होता नहीं है ना, कुछ देर गुजर जाती है और बिल्कुल शांत माहौल रहता है, कोई हलचल नहीं, मेरे पास में कोई आता नहीं, कोई कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, और तब मैं धीरे धीरे आँख खुलता हूँ। और तब मैं देखता हूँ कि वो जिस जगह पर मैं उस आत्मा लड़की को देखा था, वहाँ तो कोई है ही नहीं। मैं पूरा कमरे में देख लेता हूँ, लेकिन कहीं पर भी मुझे वो लड़की नहीं दिखाई देती है। हाँ, इसके बाद मैं काफ़ी डर चुका था। लेकिन मैं करूँ क्या? अभी तो रात बहुत बाकी थी। मैं हर तरफ देखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं छुपी तो नहीं है, लेकिन वो छुपी नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। डरा रहा मैं, लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ में उसने नहीं किया जिससे मुझे लगे कि मेरी जान के दुश्मन है। जिस तरह से मैं रातें गुजारा था ना, वो मुझे अच्छी तरह से पता है। कितना डरा हुआ था। जरा भी आहट होती थी ना, मुझे लगता है कि बस वो आने वाली है, बस आने वाली है, मेरा काम तमाम कर देगी। लेकिन कोई आवाज़ कुछ अलग होती थी,
कोई चूहा कहीं पर कूद गया, ऐसे ही कोई बर्तन खड़क गया, ऐसे ही मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो आवाज़ सुन करके मेरे होश उड़ जाते थे। पूरा रात गुजर जाती है, मैं फिर सो नहीं पाता हूँ। सुबह होने के बाद मैं हर कोना कोना दोबारा से छान लेता हूँ, अलमारी खोलता हूँ और उस जगह पर जहाँ मेरे कपड़े वगैरह रखे हुए थे वो भी देख लेता हूँ कि उसके अंदर तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तब मेरा ध्यान आता उस किताब पर जो किताब पढ़ रही थी। मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो सबसे ऊपर जो किताब रखी हुई थी वो भी एक स्टोरी बुक थी और मैं देखता हूँ वो किताब मज़ेदार थी। मैं भी उस किताब को कभी कभी पढ़ लिया करता था, लेकिन उससे उसको क्या मिलने वाला था ये तो मैं नहीं समझ सकता। लेकिन अब तो मुझे दुकान पर जाना था, छुट्टी तो करनी नहीं थी और इसके बाद अपने दुकान पर पहुंच जाता हूँ। हमारे पास अनेक प्रकार के लोग आया करते थे। कोई अपनी प्रेमिका के लिए गुलदस्ता भी बनवा के ले जाता था गुलाब का, कोई मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल माला भी ले जाता था, कुछ साधु लोग भी आते थे जो अपने इष्ट देव को फूल की माला पहनाते थे, फूल को चढ़ाते थे। वो भी ऐसे भी लोग आते थे। एक एक गेरुआ वस्त्र में मेरे पास में बाबा जी आया करते थे। हमेशा नहीं आते थे, 3-4 दिन पर कभी न कभी आते थे और वो अपने इष्ट देव के लिए फूल माला मेरे से बनवा के ले जाते थे। और उस दिन जब मैं दुकान में पहुंच जाता हूं और ग्राहकों को अब देने लगता हूं सामान, मेरा ध्यान तो भटक जाता है। घर वाली कहानी से मैं एक तरह से भूल जाता हूँ, सारा फोकस दुकान पर कर देता हूँ। और उसके बाद जब थोड़ा सा शांति मिलती है और तब मैं देखता हूँ कि वो बाबा जी गिरुआ वस्त्र वाले खड़े हुए थे। मैं उनको देखता हूँ तो कहता हूँ, बाबा जी माला बना दूँ क्या आपको? और तब कहते हैं, हाँ माला बना दो, भीड़ था ना मैं इसलिए तुम्हारे पास में नहीं आया, चलो आप आराम से बना दो, तब तक मैं यहाँ बैठा हुआ। अब वहाँ पर मेरे पास में बैठने का स्थान तो था नहीं कि मैं वहाँ पर किसी को कुर्सी टेबल दूँ। छोटी सी दुकान थी और उसी में हमारा काम चलता था। एक पत्थर था, पत्थर साफ सुथरा था और बाबा जी जब भी आते थे ना उसी पत्थर पर बैठ जाते थे। उसी पत्थर पर बैठ गए। अब मुझे अब घर के बारे में ध्यान आ गया। मैं पूछना चाहता था बाबा जी से कि बाबा जी से मैं राय लूं कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है मेरे घर में जो मैं कुछ देखा हूं, बाबा जी को बताना चाहिए। ऐसा लगा कि नहीं, मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है जैसे कह रहा कोई, अरे छोड़ो ना, वो जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाई है तो तुम्हें क्या बात का ढिंढोरा पीटना है, छोड़ दो तुम। लेकिन मेरा मन मानता नहीं है। मैं बाबा जी से जिक्र करता हूँ कि बाबा जी कभी आपने प्रेतात्माओं को देखा है? बाबा जी मेरी तरफ घूर के देखने लगे। मैं दोबारा उसी सवाल को अब फिर दोहराता हूँ कि बाबा जी क्या आपने कभी प्रेतात्माओं को देखा है? और तब मेरी तरफ फिर वो ही घूरते हुए नजर आते हैं और कहते हैं, ये आज तो बहकी बहकी कुछ बातें नहीं कर रहा है, आज तो प्रेतात्माओं के क्यों नाम ले रहा है, बात क्या है? मैं कहने लगा बस जानकारी लेना चाहता था। मैं ऐसा समझना चाहता था कि प्रेतात्माएं वास्तव में होती हैं क्या? और तब वो बाबा जी कहने लगे कि हाँ बेटे, बिल्कुल होती हैं, अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। दोनों तरह के प्रेतात्माएं होती हैं। क्या तुम्हें कोई प्रेतात्मा दिख गई क्या? मेरा तो मन कर रहा था कि हाँ बोल दूं, लेकिन जैसे मुझे कोई कह रहा हो, अरे छोड़ो ना, क्यों बताओगे, घर की बात है। अब मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन उन्होंने बता दिया था, जैसे मेरे भैया ने बताया था, अब वैसे वो भी बताए थे कि प्रेतात्माएं दो तरह की होती हैं, एक अच्छी एक बुरी। बुरी लोगों को कष्ट देती है और अच्छी लोगों को अगर बुरा भी नहीं करती है, मतलब भला भी नहीं करती है, तो बुरा भी नहीं करती है। लोगों के पास वो जल्दी से जाती नहीं है, उनको सताती नहीं है, अपने काम से मतलब रखती है। अब सब कुछ तो मैं समझ चुका था। फूलों का हार बना करके पैक करके बाबा जी को दे देता हूँ। बाबा जी पैसे देते हैं और मैं रख लेता हूँ। और उसके बाद बाबा जी जाने लगते हैं पत्थर से उठ करके। अब फिर वो मुड़ कर के आते हैं और कहते हैं कि तूने ऐसी सवाल कभी पूछा नहीं, ना तेरा भैया पूछा, कुछ ना कुछ बात तो है बेटा, बता दे बता दे। और तब मैं कहता हूँ बाबा जी कोई बात नहीं है, अगर होगा तो मैं ज़रूर अब मैं आपसे पूछूंगा, बताऊंगा, आप जानकार हैं
अगर आपसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा। बाबा जी को लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब फिर वो चले जाते हैं कुछ मन में बोलते हुए। मैं उन पर विशेष ध्यान नहीं देता हूँ। अब फिर वही दुकानदारी अपनी चलते लगती है। शाम हो जाती है, फिर रात भी हो जाती है। सच कहूँ ना, जैसे ही शाम होता है ना, मेरा मन थोड़ा व्याकुल होने लगता है। कुछ अच्छा नहीं लगता है। मन करता है कि अब छोड़ो ना, दुकानदारी बहुत हो चुकी है, चलो अब घर पर चला जाए, आराम किया जाए। लेकिन दुकानदारी तो दुकानदारी होती है। एक जो समय हमने बांध रखा था, उससे पहले हम दुकान बढ़ाते नहीं थे। जब रात का समय हो जाता है तब मैं अपनी दुकान बढ़ाता हूँ। अब मेरे मन में फिर ऐसा ही विचार आने लगता है, भूख लगती है कि मुझे आज भी नॉन वेज खाना चाहिए था। ऐसा विचार मुझे पहले नहीं आता था। जब भैया बोलते थे तब मैं खाना लेके आता था, बनाने की कोशिश करता था, बनाता भी था। लेकिन ये विचार मुझे, कल ही मैंने नॉन वेज खाया था और आज फिर मेरा मन में विचार उठ रहा था कि आज मैं नॉन वेज खाऊं। मैं अपने मन को समझाने की कोशिश करता हूं कि अरे कल ही हम तो खाए, आज क्यों। लेकिन मन जो है ना, मानता नहीं है। जब मैं अपने कॉलोनी के पास पहुंच जाता हूं अपनी बाइक लेकर के, सामने एक होटल था। अक्सर हम लोग जब खाना नहीं बनाया करते थे तो उसी होटल से खाना लेते थे। मैं अब उस होटल वाले के पास जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि आज थोड़ा ज़्यादा ही मटन मुझे दे देना, तरी भी ज़्यादा देना और कुछ रोटी भी ज़्यादा देना। ये मेरे मन में क्यों सवाल उठ रहा था और मैं ऐसा क्यों कर रहा था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। होटल वाला, अब उसको क्या मालूम कि मेरे घर में क्या चल रहा है। जितना बताता हूँ और सब कुछ वो पैक करके दे देता है। आराम से अपने घर पर आता हूँ और जैसे मैं खाना खाया करता था, आसन लगा करके बैठ कर ज़मीन पर, चाहे नॉन वेज हो या वेज हो, हमारा खाना खाने का वही तरीका था। अब मैं एक आसन पर बैठ जाता हूँ और सामने खाना रख देता हूँ। तभी किचन के अंदर में कुछ बर्तन खड़कता है, आवाज़ आती है। जब आवाज़ आती है ना, तो मुझे लगा कि कोई बिल्ली उल्ली तो नहीं आ गई। आज जैसे ही मैं किचन की तरफ जाता हूँ देखने के लिए कि बिल्ली तो होगी तो मैं भगा दूंगा, लेकिन जो देखता हूँ ना, मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वही लड़की जो मैंने देखा था रात को पुस्तक को देखते हुए, पढ़ते हुए, और वही किचन में एक थाली अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी, मेरी तरफ देख रही थी। और उसके चेहरे पर ऐसा कोई डरावना भाव नहीं था। बिल्कुल शांत लग रही थी, निर्मल लग रही थी। कहीं से भी नहीं लग रही थी को कोई प्रेतात्मा है। ना तो डरावना चेहरा और ना ऐसा मुझे कुछ अब नजर आ रहा था। उसकी आंखों में ऐसा क्या जादू था, उसकी आंखों ने जैसे मेरे को हिप्नोटाइज कर लिया था, अपने बस में कर लिया था। जैसे वो कह रहे कि अकेले खाना खाओगे, मुझे भी भूख लगी है। अब मैं हिप्नोटाइज हुआ पड़ा या ना जाने कौन सी शक्ति मेरे ऊपर में सवार हो गई। मैं अपने खाने को आधा हिस्सा कर देता हूँ और उस जगह पर रख देता हूँ जहाँ पर मैं खुद खाना खा रहा था, जो आसन लगा रखा था। एक आसन मैं और बढ़ा देता हूँ और उस आसन पर आकर के लड़की बैठ जाती है और जिस तरह से मैं भोजन कर रहा हूँ वो भी भोजन करने लगती है। अब मुझे सच कहूँ ना, जरा भी डर, कोई भय, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही है, ये भी हमारे परिवार का एक मेंबर की तरह है, ऐसा मुझे लग रहा था। मन में कोई डरावना चीज समझ में नहीं आ ही नहीं रहा था। कब हमने भोजन किया, कब हम उस बर्तन को उठा करके किचन के अंदर रख दिए और कब मैं आकर के अपने बिस्तर पर सो गया, मुझे एहसास तक नहीं हुआ। मैं अपने बिस्तर पर आराम से नींद सो रहा था। जब कुछ हलचल होती है ना, तब मेरी आंख खुलती है। और जब आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि वही लड़की उसी जगह पर जहाँ पर वो किताब रखी हुई थी, स्टोरी बुक, उसी स्टोरी बुक को खड़े खड़े पढ़ रही थी। और उस टाइम मैं पूरे अपने होशो हवास में था। जब मुझे एहसास होता है कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ था, मैं भोजन लेके आया था, उस लड़की को आधा हिस्सा मैंने दे दिया, मेरे बगल में भोजन कर रही थी और मैं आराम से उसको खाना खाते हुए देख रहा था। अब फिर मैं आके सो जाता हूँ। हर चीज़ का मुझे अब दिमाग में आ जाता है कि ऐसा मेरे साथ में हुआ है। और वही लड़की अब फिर वो स्टोरी बुक पढ़ रही थी। उसको भी अब मालूम हो चुका था कि मैं जाग चुका हूँ। और तब वो मेरी तरफ देखती है और कहती है, अब भी रात बाकी है, आप सो जाओ।
अभी सो जाओ आप। उसकी आवाज़ में ना जाने कौन सा जादू था। फिर मुझे नींद लग जाती है। जब आँख खुलती है ना तो सुबह हो चुकी होती है। वही सुगंध मेरे कमरे में फैला हुआ था, गुलाब वाला। ये सुगंध अब मैं पहचान चुका था। उसके कपड़ों से आ रहा था, उसके जिस्म से आ रहा था, जैसे वो इत्र का इस्तेमाल करती हो, गुलाब का। लेकिन अब मुझे ऐसा भय, ऐसा डर कुछ भी नहीं सता रहा था। मुझे लग रहा था कि बस सब कुछ तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूर जैसे भैया ने बताया था वैसे ही प्रेतात्मा है। ये अपने आप आई है और अपने आप चली जाएगी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मेरे साथ में कुछ नहीं होगा। मैं आराम से अपना तैयार होता हूँ, नित्य कर्म करता हूँ, फिर अपने दुकान पर चलने लगता हूँ। दुकान में पहुँच भी जाता हूँ अपने बाइक लेकर के। जब बाइक खड़ा करके दुकान पर आता हूँ ना, तब 2-4 ग्राहक खड़े हुए मिलते हैं। थोड़ा लेट हो चुका था, सुबह का टाइम था। लोग बाग मंदिर जाते थे, फूल वगैरह लेकर के, माला लेकर के, वो इंतजार कर रहे थे। अब पहली बार बाबा जी को इतनी सुबह सुबह मैंने देखा था। मैं दुकान खोलता हूँ, लोगों को निपटाता हूँ। जिनको जल्दी थी मंदिर में जाने के, पूजा पाठ करने की, उनको सारा सामान देता हूँ। तब थोड़ा सा शांति मिलती है। तब मैं बाबा जी को देखता हूँ। बाबा जी से पूछता हूँ कि बाबा जी, आप तो कभी कभी आते हो 3-4 दिन में, और आज सुबह सुबह तो मैं पहली बार देखा हूँ। बाबा जी उसी पत्थर पर बैठ गए। कहने लगे कि बेटा, मैं कोई खास मकसद से आया हूँ। जो तूने मुझसे सवाल पूछा था ना, तभी मेरे मन में खटक गया था कि जरूर तेरे साथ में कुछ न कुछ तो हुआ है। तुझे कोई प्रेतात्मा लड़की दिखी है, चाहे वो बुरी है या अच्छी है, ये तो मैं उस टाइम नहीं जान पाया। लेकिन जब मैं अपना पूजा पाठ करने लगता हूँ, तब मैं तुझे याद करता हूँ, तेरा भविष्य जानने की कोशिश करता हूँ कि तेरे साथ में कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली है। तब मुझे आभास होता है कि हाँ, तेरे साथ में कुछ अनहोनी होने वाली है। अब मैं तुझे सचेत करने के लिए आया हूँ। अगर तेरे दिल में कुछ बात है जो मेरे से छुपा रहा है, तो मुझे तू जल्दी से बता दे, देर मत कर। जब बाबा जी ऐसे मुझे बोलते हैं ना, तो मैं फिर से डर जाता हूँ। वो प्रेतात्मा तो मैंने जरूर देखा था, सब कुछ किया था, लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो मेरा नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन बाबा जी कहना था कि तेरे साथ में मैं तेरा भविष्य देखा था। अब भविष्य में ये नजर आ रहा है कि वो प्रेतात्मा तुझे नुकसान पहुंचाएगी। इसके बाद मैं डर चुका था, मेरा बदन कांप गया था। जब बाबा जी कहते ना, तो मैं बहुत एक तरह से खौफ में भर गया था। मैं बाबा जी से पूछता हूँ कि बाबा जी, मुझे क्या करना चाहिए? आप तो जान चुके हो, आप तो समझ चुके हो, मैं तो आपको बताया भी नहीं। तब कहने लगे कि देख, मुझे एक ऐसी सुगंध महसूस हो रही थी तेरे आसपास में, जो तेरे दुकान पर मैंने कभी महसूस नहीं किया। वो एक गुलाब का, खास किस्म का गुलाब होता है, उसका इत्र, जो तेरे दुकान पर वो मैं कभी देखा तक नहीं। और उसी इत्र का ये सुगंध मुझे महसूस हो रहा था। तब मुझे समझ में आ गया कि तेरे साथ में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बेटा, सच बता दे। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। बाबा जी से सारी घटना, स्टेशन से लेकर के घर तक सब कुछ बता देता हूँ। बाबा जी सब मेरी बात को सुनते हैं, गौर करते हैं, और आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देखने लगते हैं। तब कहते हैं कि बेटा, मुझे इसी बात का संभावना था। वो देखने में तुझे नॉर्मल लग रही है, लेकिन है नहीं। वो तेरे साथ में टाइम जरूर बिता रही है। वो सही वक्त का इंतजार कर रही है, जब तेरे साथ में वो अपना खेल खेल सके। जब ये बोलते हैं ना, तो मैं और डर जाता हूँ बाबा जी की बात सुन करके। मुझे लगा कि बस मेरा कहानी खत्म है, अब मैं बचूंगा नहीं, जिस तरह से बाबा जी अब बात रख रहे थे। लेकिन बाबा जी कहने लगे, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ में, ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। आप फिर कहते हैं, जो बात मुझे समझाते हैं, अब मैं वो उस बात को सुनने लगता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि मैं तुझे एक यंत्र बना के दूंगा, और उस यंत्र को अपने गले में डाल लेना। देख, वो लड़की बहुत कोशिश करेगी कि तू ये उस यंत्र को निकाल करके फेंक दे। तुझे बहुत बहलाने की कोशिश करेगी, तुझ पर अपना जादू का असर भी दिखाएगी, लेकिन तू उस जादू के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना।
उसकी आंखों में तुम देखना मत। अगर तू उसे आंखें मिलाता रहेगा तो जादू एक तरह से तुझ पर हावी हो जाएगा और तू फिर इस यंत्र को अपने आप निकाल फेंकेगा। ऐसा तू मत करना। अब मुझे मालूम है कि तेरे साथ में जल्दी ही खेलने वाली है। अब इसके बाद बाबा जी बहुत देर तक मेरे दुकान पर बैठे रहे और मैं डरा रहा, लेकिन मुझे हिम्मत बंधाते रहे कि तू डर मत, जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसा ही करेगा, सब समस्या का निदान हो जाएगा। मैं कल फिर आऊँगा ये जानकारी लेने के लिए कि क्या तेरे साथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। और उसके बाद बाबा जी चले जाते हैं बिना कोई फूलों का हार लिए हुए। और वो मैं उनको आवाज़ देता रहा हूँ कि हार नहीं ले जाओगे आज। और तब कहते कि नहीं, मैं आऊँगा ना, जैसे मैं आता हूँ और उसी टाइम में हार ले जाऊँगा, अभी मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। और उसके बाद बाबा जी चले जाते हैं। बाबा जी के जाने के बाद मैं बेहद डर जाता हूँ। अब वो चीज़ मुझे जो जो दिए थे वो चीज़ को मैं धारण कर लिया था, लेकिन डर तो लग रहा था। अब रात होती है, जैसे जैसे रात होने लगती है दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। लेकिन आज मेरे को नॉनवेज खाने का मन नहीं कर रहा था, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। जैसे कल मेरे को भूख इतना सता रही थी, मन कर रहा था कि मैं नॉनवेज खाऊं। आज मेरा मन शांत था, भूख की तरह नहीं, मैं डरा हुआ था। आज सच कहूँ ना, मुझे अकेले घर जाने में घबराहट हो रही थी, लेकिन जाना भी था, कहाँ मैं रुकता। दुकान बढ़ाने के बाद मैं फिर उसी होटल में जाता हूँ और नॉनवेज नहीं, सिंपल से खाना मांगता हूँ कि मुझे दाल रोटी पैक कर दीजिए। और जितना मैं खाता था ना उतना ही मैं लेता हूँ। घर पर पहुँचता हूँ, चारों तरफ देखता हूँ, लेकिन वो प्रेतात्मा मुझे कहीं नजर नहीं आती है। आराम से बैठ कर के अब मैं उसी आसन पर जमीन पर बैठ के भोजन करता हूँ। अब भोजन करने के बाद एक आध राउंड मैं अपने घर को मार लेता हूँ कि कहीं पर वो आत्माएं जो छुपी हुई घर में मुझे दिखाई दे दे, लेकिन दिखाई नहीं देती है। बाबा जी ने जैसा कहा था कि तुझे हिम्मत रखना है और तुझे ऐसा दिखावा करना है कि तू डरा नहीं उस आत्मा से। अगर तू डरेगा ना तो मामला खराब हो जाएगा। और सावधानी बरतना, उसकी आंखों में कभी झांकना मत, ना देखना मत। अगर उसे आंखें तेरी मिल जाएगी तो समस्या खराब हो जाएगी तेरे लिए, तब तू उसके बस में हो सकता है। बाबा जी ने सब बता दिया था। हाँ, मैं अपने आप को साहस दिखा रहा था। मैं डरा हुआ था अंदर से, लेकिन मैं साबित करना चाहता था कि मैं डरा नहीं हूँ। जैसे बाबा जी ने कहा था, खाना पीना खा करके राउंड लेके कमरे का, फिर अपने बिस्तर पर आ गिरता हूँ। हाँ, कुछ ही देर के बाद डर तो लगता है, लेकिन ना जाने दिन भर का थकावट था या बाबा जी ने जो यंत्र मुझे गले में पहनने के लिए दिया था उसका असर था, मुझे नींद आ जाता है। जब आवाज़ मुझे एक सुनाई देती है, जैसे किचन के अंदर में बहुत सारे बर्तन एक साथ गिरे हों, और तब मेरी आँख खुलती है। और जब आँख खुलती है ना, तो मैं जो देखता हूँ ना, अपनी आंखों पर यह यकीन ही नहीं होता है। जिस प्रेतात्मा को इतना शांत भाव में मैंने देखा था, आज उसका रंग रूप बिल्कुल बदला हुआ था। कपड़े लत्ते तो ऐसे ही थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ज्योति सी नजर आ रही थी, एक लाइट सी चमक सी दिखाई दे रही थी। बाल उसके बिखरे हुए थे, जैसे वो गुस्से में हो। और वो बर्तन किचन से उठा उठा करके जमीन पर पटक रही थी, जैसे अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। मैं एक नज़र में देख करके समझ गया था कि इस प्रेतात्मा लड़की को लग चुका है कि मैं अपने गले में यंत्र डाल रखा हूँ। मैं उससे आंखें नहीं मिलाऊंगा, ना तो उसके पास जाऊंगा। मैं अपने बिस्तर से हिलूंगा तक नहीं। देखती है, मैं देखता हूँ कि ये क्या कर लेती है, कितना बर्तन पटकेगी, कितना बर्तन का नुकसान करेगी। करने दो, जो करना है इसको कर लेगी, लेकिन मैं इसकी आंखों में नहीं देखूंगा। और वैसे ही बर्तन पटकती है, मैं उसको देखता हूँ कि मेरी चारपाई के आसपास में मंडराती है, कुछ शोर करती है, अजीब आवाज़ें बोलती है, और फिर गुस्से में किताब के पास पहुँच जाती है, उस रैक पर, अलमारी पर, जहाँ पर स्टोरी बुक रखा होता है। उस स्टोरी बुक को अब दर्रे दर्रे से फाड़ देती है, चिथड़े अब कर देती है उसको। सब कुछ और भी जो किताब थे उसको फाड़ने लगती है, गुस्सा अपना इजहार करती है। फिर अलमारी खोल देती है, अलमारी में से जो भी मेरे कपड़े थे साफ सुथरे और नए से, सबको फाड़ने लगती है। मैं सब देख रहा हूँ, डरा हुआ अंदर से, लेकिन मैं डरा हुआ देखना नहीं चाहता था। और वो तो यही चाहती थी कि मैं कैसे डर जाऊं और कैसे मैं उसके बस में आ जाऊं,
वो मेरी तरफ आंख फाड़ कर फिर देखती थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में देखता तक नहीं था। जैसे बाबा जी ने बताया था मैं वैसे ही कर रहा था। आखिरकार वो सब करके थक चुकी थी, शायद अब मेरे पास आकर के खड़ी हो गई। मुझे ललकारने लगी, तू ये यंत्र जरूर निकालेगा। अगर नहीं निकालेगा, आज नहीं निकालेगा, कल नहीं निकालेगा, कभी तो मेरे पास टाइम होगा और तब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं समझ चुका था ये देखने में अच्छी आत्मा तो लग रही थी, लेकिन ये अच्छी आत्मा नहीं थी। ये ऐसा ही बर्ताव कर रही थी, अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं एक अच्छी आत्मा हूँ, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। लेकिन ये समय का इंतजार कर रही थी। उस समय में शायद वे मुझे मारना चाहती थी, कोई अपना काम सिद्ध करना चाहती थी, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अपनी आंखें बंद रखता हूँ। अब मैं आवाज़ करता हूँ कि मैं तुमसे डरता नहीं, जैसे बाबा जी ने बताया था, जो करना है तुम कर सकती हो। मुझे आभास भी हुआ कि कई बार मेरे बहुत नज़दीक आ चुकी थी, लेकिन वो मुझे छू भी नहीं पाई थी। और ऐसे ही रात भर वो करती रही, कुछ ना कुछ हंगामा करती रही, और आखिरकार सब कुछ शांत हो चुका था। मैं धीरे धीरे आंखें खोल के देखता हूँ और तब वो मुझे कहीं नजर नहीं आती। कमरे की हालत बहुत बुरा कर रखी थी, किचन से लेकर के और मेरे कमरे तक। अब जो हाल तांडव किया था वो तो मैं सुबह में समेटने वाला था, और आखिरकार सुबह होता है। मैं उस घर में पहली बार अब महसूस कर रहा हूँ, जो गुलाब का फूल का खुशबू का इत्र था, उसका सुगंध मुझे नहीं मिलता है। और तब मुझे एहसास होता है कि हाँ, अब वो सुगंध नहीं है, शायद अब प्रेतात्मा हमारे घर से चली गई। तैयार होता हूँ और सुबह सुबह हमें दुकान खोलना था। दुकान पर पहुँचता हूँ और मैं जो देखता हूँ, बाबा जी आ करके उसी पत्थर पर बैठे हुए थे। अब वहाँ पर कुछ और भी थे ग्राहक, जो मंदिर में फूल चढ़ाने जाते थे, भगवान को दर्शन करने जाते थे। तो खाली हाथ तो कोई जाता नहीं था, कुछ ना कुछ लेके जाते थे। उनको निपटाने के बाद बाबा जी से मेरी आमना सामना होता है। बाबा जी कहते हैं, अब बताओ रात कैसी कटी। मैं पूरी कहानी बता देता हूँ कि बाबा जी ऐसे ऐसे रात में वो गुस्सा हो गई थी, नाराज हो गई थी। तब बाबा जी कहने लगे, मुझे पता था कि आज रात तुम पर भारी पड़ने वाली है, तभी तो मैं सब कुछ जान लिया था, तभी मैं तुम्हारे पास पहुंचा था। चलो अच्छा हुआ, अब तुम्हारे से अब उसका छुटकारा हो गया है। वो समझ चुकी है कि यहाँ पर उसकी दाल गलने वाली नहीं है। तब उस रात भर उसने हंगामा किया ताकि तुम डर जाओ, अपने आप को सरेंडर बोल दो और उसके सामने चले जाओ। वो चाहती थी, वो बार बार कोशिश करती होगी कि उसकी आंखों में तुम देखो। ऐसा था ना? तब मैं बताता हूँ कि हाँ बाबा, ऐसा उसने बहुत बार किया था, लेकिन मैं अपनी आंखें उससे मिलाता नहीं था। मैं डरा भी नहीं, जैसा आपने बताया था वैसा ही मैं उसका जवाब देता रहा कि तुम्हारी जो इच्छा है इस घर में कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। आखिरकार बाबा जी कहने लगे, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये यंत्र अभी 6 महीना तक अपने गले में पहन कर रखना। उसके बाद से हमारे घर में बिल्कुल शांति छा गई थी। कोई खुशबू नहीं, कोई खुशबू का एहसास नहीं, ना मुझे नॉन वेज खाने का मन कर रहा था। 1 डेढ़ महीना कैसे बीता वो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और उसके बाद जब भैया आ जाते हैं, मैं भैया का पूरा कहानी सुनाता हूँ, तब वो खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे जब ऐसा था तो दुकान बंद करके गांव आ जाता, क्या तुम्हें जान जोखिम में डालने की जरूरत थी? तब मैं बाबा जी के बारे में बताता हूँ कि भैया याद है ना, कभी कभी जो गिरे वस्त्र में बाबा जी आते हैं और बढ़िया हार बनवाते थे, वही बाबा जी ने मेरे साथ में ये सब उपकार किया है। देखो उन्हीं का यंत्र दिया हुआ है जो गले में अभी तक पहन रखा हूँ। लेकिन भैया आप जो मुझे बताते थे ना किस्से कहानी में, आप गलत बताते थे। प्रेतात्माएं अपने आप को किसी रूप में धारण कर सकती है, वो अच्छी भी दिख सकती है और बुरी भी दिख सकती है। जैसा वो बनना चाहे अपने आप को ढाल सकती है, लोगों को धोखा दे सकती है। ऐसा नहीं, जो मैं पूरी बात बतलाता हूँ ना, तो भैया को भी समझ में आ चुका था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, संजय जी की शेयर किया हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसी स्टोरी आपके पास में हो, और ऐसी भी ना हो, किसी तरह का हो, भूत प्रेत से संबंधित हो, तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जीमेल पर,
अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो आप इस चैनल को भी अपना ही समझिए, इसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। और हाँ, वो जो मैं बताया था ना आपको, कमेंट वाली बात, आप लोग कमेंट करते रहिएगा और अपना नाम साफ साफ लिखिएगा, कहाँ के रहने वाले हैं वो भी बिल्कुल साफ लिखिएगा। संडे से मैं इसको अब ये काम करने वाला हूँ, तो संडे तक बिल्कुल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जल्द से जल्द फिर मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने आता हूँ, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।